आज मैं आपको बीए पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सिद्धांतों के अंतर्गत नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत को स्पष्ट करने जा रही हूँ। नियंत्रण के क्षेत्र से अभिप्राय है कि एक उच्च अधिकारी के अधीन कितने अधीनस्थ अधिकारी रखे जा सकते हैं, अर्थात वह अपने अधीन कितने अधीनस्थ अधिकारियों को नियंत्रित कर सकता है, पर्यवेक्षित कर सकता है। अगर यह सीमा निर्धारित नहीं होगी तो संगठन में कार्यकुशलता में प्रभाव पड़ सकता है। एक उच्च अधिकारी की क्षमताओं से अधिक यदि अधीनस्थ रख लिए जाएंगे तो भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी और संगठन में कार्यकुशलता का पतन होगा। और एक उच्च अधिकारी की क्षमता से बहुत कम अधीनस्थ रखे जाएंगे तो भी उसकी योग्यता का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अतः किसी भी संगठन में कार्यकुशलता का स्तर बनाए रखने तथा कार्यरत व्यक्तियों के कार्यकरण एवं व्यवहार को संतुलित बनाए रखने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण का कार्य उच्च अधिकारियों का मुख्य दायित्व है। नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य यह देखना होता है कि संगठन की प्रत्येक इकाई में कार्यरत कार्मिक दिए गए आदेशों, निर्देशों तथा नियमों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। नियंत्रण का क्षेत्र उस क्षमता या परिधि को प्रदर्शित करता है जो किसी नियंत्रणकर्ता के अधिकारी में होती है, अर्थात एक अधिकारी एक समय में कितने अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रण का क्षेत्र प्राय नियंत्रण विस्तृति, प्रबंध का क्षेत्र, पर्यवेक्षण का क्षेत्र या सत्ता का क्षेत्र भी कहलाता है। इस प्रकार नियंत्रण के क्षेत्र से अभिप्राय है कंट्रोल, कंट्रोल की लिमिट, कंट्रोल की सीमा। कंट्रोल शब्द आदेश, निर्देश या नियंत्रित करने वाले अधिकार का पर्याय है, जबकि स्पैन के कई अर्थ है। स्पैन से अभिप्राय है समयावधि जो समाप्त होती है या निरंतर चलती है। स्पैन का दूसरा अर्थ है एक किनारे से दूसरे किनारे की छोर की दूरी जो तय करता है। स्पैन का तीसरा अर्थ है किसी पुल का मेहराब के आधार की दूरी या भाग। स्पैन का चौथा अर्थ है हाथ के अंगूठे और कनिष्ठा को फैलाने से बनने वाली दूरी या क्षेत्र। यहाँ नियंत्रण के क्षेत्र में स्पैन का अर्थ है किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी के ध्यान के उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत वह अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। वीए ग्रैकुनाज ने नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान का क्षेत्र का नाम दिया है। इसी प्रकार डिमॉक एंड डिमॉक के शब्दों में नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ किसी संगठन में मुख्य कार्यपालक तथा उसके मुख्य सहयोगी अधिकारियों के मध्य सीधे एवं व्यवहारिक संचार संपर्कों की संख्या से है। सभी प्रशासनिक संगठनों में पद सोपान, कार्मिकों की संख्या तथा कार्य की प्रकृति एक समान नहीं होती है। अतः नियंत्रण का क्षेत्र भी कम या अधिक पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी जिले के पुलिस प्रशासन में एक पुलिस अधीक्षक के अधीन 4 पुलिस उप अधीक्षक तथा उप अधीक्षकों के अधीन 20 निरीक्षक हों तो एक उपाधीक्षक के अधीन 5 निरीक्षक हो जाएंगे। अतः दिए गए चित्र अनुसार अन्य उच्च अधिकारियों के अधीनस्थों या नियंत्रण का क्षेत्र निर्धारित हो जाएगा। यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगी कि प्रशासनिक संगठनों में नियंत्रण का क्षेत्र तथा पद सोपान स्तर निश्चित नहीं होते हैं। यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है।
सामान्यतः नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत होने पर स्तर बढ़ाए जाते हैं ताकि एक व्यक्ति के अधीन कम कार्मिक हो। इस प्रकार नियंत्रण के क्षेत्र से अभिप्राय है कि एक उच्च अधिकारी के अधीन कितने व्यक्तियों को उसके निर्देशन में, उसके नियंत्रण में रखा जाए। इस सिद्धांत की विशेषता है, पहली, यह पद सोपान व्यवस्था तथा आदेश की एकता से संबंधित है। दूसरा, यह सिद्धांत यह निश्चित करता है कि कोई अधिकारी कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है। तीसरी विशेषता है, नियंत्रण का क्षेत्र संगठन की संरचना, उद्देश्य, कार्य प्रकृति, पर्यवेक्षक की क्षमता तक तथा अधीनस्थों के सहयोग आदि पर निर्भर करता है। चौथा, यह सिद्धांत जितना छोटा या सीमित होगा उतना ही नियंत्रण अधिक होगा तथा आदेश की एकता की क्रियान्विति अधिक होगी। और नियंत्रण का क्षेत्र जितना व्यापक विस्तृत होगा, नियंत्रण प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। संगठन में सोपानात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक छोटे बड़े पदाधिकारी कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्मिक का प्रत्यक्ष नियंत्रण उससे निकटस्थ उच्च अधिकारी से रहता है। यह संबंध भी दो तथ्यों पर महत्वपूर्ण या दो तथ्यों पर आधारित होता है। प्रत्येक स्तर पर कितने कार्मिक कार्यरत हैं जिनका नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। और दूसरा तथ्य है, प्रत्येक उच्च अधिकारी अधिक से अधिक कितने अधीनस्थ कार्मिकों का सफलतापूर्वक, क्षमतापूर्वक नियंत्रण कर सकता है। वस्तुतः अभी तक ऐसा कोई फार्मूला या नियम निर्धारित नहीं हुआ है जिसके अनुसार यह कहा जा सके कि इतने कार्मिकों का नियंत्रण कोई भी अधिकारी भली भांति कर सकता है। कारण स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्षमताएं सीमित होती है तथा संगठन के उद्देश्य, कार्य की प्रकृति, स्थान, व्यक्तित्व, समय इत्यादि भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। अपने सैनिक अनुभव के आधार पर हैमिल्टन ने बताया कि एक उच्च अधिकारी 3 या 4 अधीनस्थों का ही नियंत्रण कर सकता है, जबकि ग्रैकुनाज ने यह संख्या 5 या 6 मानी है। हेनरी फेयोल भी मुख्य प्रबंधक के अधीन 5-6 अधीनस्थों की संख्या उपयुक्त मानते हैं। उर्वरिक मानते हैं कि उच्च स्तर पर जहां कार्य जटिल तथा उलझे हुए होते हैं, उनकी प्रकृति जटिल होती है, वहां पर 8-12 कार्मिकों का नियंत्रण किया जा सकता है। अर्थात जहां जहां जटिल होगी वहां अधीनस्थों की संख्या, अधीनस्थों का स्तर कम होगा, और जहां जहां कार्य सरल और दैनिक प्रकृति के होंगे वहां वहां कार्मिकों का नियंत्रण अधिक हो सकता है। इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका किसी प्रकार का अतिरिक्त भार अनुभव किए बिना 10-12 अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया है कि एक कक्षा में कोई अध्यापक केवल 10-12 विद्यार्थियों को ही सही प्रकार से नियंत्रित कर सकता है एवं अध्ययन करवा सकता है। यह सर्वे, यह एक तरह से अध्ययन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉलेजेस में कक्षा के नियंत्रण और ध्यान के क्षेत्र में कराए गए एक अध्ययन से लिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियंत्रण का क्षेत्र की सीमा अभी तक कोई एक सामान्य नहीं दी है, किंतु 1933 में
वीए ग्रेकुनाज द्वारा प्रकाशित लेख रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेकुनाज ने एक गणितीय सूत्र प्रतिपादित किया था। ग्रेकुनाज के अनुसार उच्च अधिकारियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके केवल प्रत्यक्ष संबंध ही अधीनस्थों के साथ नहीं रहते हैं, बल्कि अधीनस्थों के विभिन्न समूहों के परस्पर अंतर संबंध भी होते हैं। इन संबंधों की संख्या कई कारणों से परिवर्तित होती है। ये संबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रत्यक्ष एकल संबंध। दूसरा, प्रत्यक्ष समूह संबंध। और तीसरा, आड़े तिरछे संबंध। ये तीनों ही संबंध पद सोपान के अंतर्गत वर्णित पदों के मध्य होते हैं। अतः अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि होने पर गुणात्मक तथा सामूहिक संबंध बढ़ते हैं। इसलिए संबंधों की संख्या घातीय अनुपात में बढ़ती है। स्पष्ट करने के लिए ग्रेकुनाज ने यह एक गणितीय फार्मूला सुझाया है। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि गणितीय फार्मूला है जो कि मैंने आपको बताया कि n ब्रैकेट 2 पावर n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है 2। तो इस फार्मूले को यदि हम सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू दी गई है 2। तो इस हिसाब से n ब्रैकेट 2 पावर n मतलब 2 की पावर अगेन 2 हो गई अपॉन 2 प्लस n मीन्स 2 माइनस 1 ब्रैकेट 1। तो सॉल्व करने के लिए वापस आते हैं हम। n बाहर है तो 2 ब्रैकेट 2 पावर 2 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 1। इसी का आगे का क्रम है। अगेन n का मतलब 2 2 पावर 2 है तो 4 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 1। अगेन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्रम आता है 2 ब्रैकेट 4 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 1। ब्रैकेट खोलेंगे तो हम क्या पाएंगे? n की वैल्यू 2 बताई थी। 2 ब्रैकेट 4 प्लस 2 4 अपॉन 2 है तो सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कटकर वापस 2 ही रह जाएगा। तो 2 प्लस 2 माइनस 1। नेक्स्ट आता है 2 ब्रैकेट 2 में से 2 प्लस 2 माइनस 1 था तो 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3। तो बाहर n की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट के अंदर 3 है। ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 अर्थात कितना हुआ? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो ये ग्रेकुनाज कहता है कि दिखने में तो एक उच्च अधिकारी के अधीन केवल क्या है? 2 अधीनस्थ हैं। n की पावर हमने क्या बताई थी? 2। अर्थात एक अधीनस्थ के सामने अधीन दिखने के लिए तो 2 अधिकारी हैं, लेकिन उसके जो सह संबंध होंगे, जो अन्य नियंत्रण का जो उसका क्षेत्र होगा, चाहे किसी भी प्रकार से, वो 6 अधीनस्थों के बराबर हो जाता है। अर्थात ग्रेकुनाज ने ये कहा कि जो उच्च अधिकारी है वो केवल प्रत्यक्षतः ही नियंत्रित नहीं करता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी वो अधीनस्थों को नियंत्रित करता है। इस प्रकार ग्रेकुनाज के इस गणितीय सूत्र की आलोचना भी हुई है। आलोचना प्रोफेसर थियो हेमन ने कहा कि ग्रेकुनाज का अध्ययन अनुभव युक्त निरीक्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि शीर्ष प्रबंध के क्षेत्र में परिवर्तन करने से एक संगठन की क्या स्थिति होगी, इसका गणितीय प्रस्तुतिकरण है। हो सकता है ग्रेकुनाज का गणितीय सूत्र पूर्ण वैज्ञानिक न हो, लेकिन एक सीमा तक
यह भी सही है कि कार्मिकों की संख्या और उनके अंतर संबंध निश्चय ही नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत एवं जटिल बनाते हैं। तो सारांश ये कहता है कि नियंत्रण का क्षेत्र का जो सिद्धांत है संगठन में कार्य कुशलता से जुड़ा हुआ है, अर्थात कार्यरत व्यक्तियों की कार्य कुशलता तभी बढ़ सकती है जब एक उच्च अधिकारी के अधीन जितने भी अधीनस्थ अधिकारी है वो उसके कार्य की प्रकृति के अनुसार, उच्च अधिकारी की क्षमता के अनुसार और अधीनस्थों की प्रकृति के अनुसार निर्धारित हो। इसी बात को आगे हम स्पष्ट करने जा रहे हैं कि नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक या पहला तथ्य है कार्य। संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही कार्य संपादित होते हैं। संगठन में जिस प्रकृति के कार्य होते हैं उसी के अनुरूप नियंत्रण का क्षेत्र भी प्रभावित हो जाता है। यदि नियंत्रणकर्ता अधिकारी तथा अधीनस्थ का कार्य एक समान प्रकृति का हो तथा दैनिक प्रकृति का हो तो सरलता से नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक किया जा सकता है। यदि अनेक अधीनस्थ हों तथा सभी भिन्न भिन्न कार्य करते हों तो नियंत्रण करना कठिन हो सकता है। शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासनिक कार्यालय तथा सांख्यिकी विभागों में नियंत्रण सरल बन जाता है, जबकि तकनीकी एवं कानूनी संगठन या नीति निर्माण संगठनों में इसको विस्तारित करना कठिन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा कारण है व्यक्तित्व। यह उच्च अधिकारी की तथा उसके अधीनस्थों के गुणों पर निर्भर करता है, अर्थात नियंत्रणकर्ता तथा उसके अधीनस्थों के गुणों, अवगुणों, व्यवहार तथा कौशल से संबंधित है। यदि उच्च अधिकारी कुशल, मेधावी, चुस्त, लोकतांत्रिक प्रकृति का हो तो वह अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अधीनस्थों का भी सहयोग आवश्यक है। यदि अधीनस्थ कामचोर, अकुशल, असहयोगी तथा जिद्दी हो तो उन पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। वस्तुतः यह कारक सर्वाधिक प्रभाव दिखाता है, क्योंकि लोक प्रशासन में असाधारण योग्यता वाले अधिकारियों की भी कमी नहीं है, तो संगठन में अराजकता फैलाने वाले अधीनस्थ भी कम नहीं है। ठीक इसी प्रकार तीसरा तत्व है समय। इस तथ्य से आशय है संगठन की आयु से। यदि संगठन बहुत पुराना तथा सुस्थापित प्रतिक्रियाओं एवं परंपराओं से युक्त है तो नियंत्रण की प्रक्रिया सरल बन जाती है तथा तुलनात्मक रूप से अधिक कार्मिकों को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि संगठन नया हो तो नियंत्रण सहित अन्य सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं संक्रमण काल से जूझती रहती हैं। समय का दूसरा अर्थ अधीनस्थों तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी के सेवा काल या अनुभव से भी संबंधित रहती है। दीर्घ अनुभव वाले अधिकारी नए अधिकारी की तुलना में अधिक लोगों का सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सकता है, जबकि संगठन में नव प्रविष्ट अधिकारी शनै शनै नियंत्रण करना सीखते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थान भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत में। यदि अधीनस्थ कार्मिक तथा उनका उच्च अधिकारी एक ही कमरे में या एक ही भवन में हो तो अधिक व्यक्तियों का नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर कार्यरत हैं, अधीनस्थ का नियंत्रण कठिनता से होता है। ऐसी स्थिति में कम व्यक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है।
सत्ता का प्रत्यायोजन। नियंत्रण का क्षेत्र मुख्यतः संगठन की पद सोपान व्यवस्था तथा सत्ता के प्रत्यायोजन से संबंधित है। कोई भी उच्च अधिकारी जो अपने अधीनस्थों को पर्याप्त सत्ता प्रदान करता है किंतु नियंत्रण की सत्ता अपने पास रखता है, वह अधिक सफल रहता है। दूसरी ओर जो उच्च अधिकारी अधीनस्थों को समस्त अधिकार प्रदान कर देता है तथा उसी के अनुरूप अधीनस्थों की जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं करता, उसी का मतलब सत्ता के अनुरूप, तो नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाता है। अतः सत्ता एवं उत्तरदायित्व का संतुलन बनाए रखना हितकर है। सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं करने वाला अधिकारी कार्य बोझ से घिरा रहता है, अतः वह कम अधीनस्थों को नियंत्रित कर पाता है। नियंत्रण की विधि, यह एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी संगठन में किस प्रकृति का कार्य होता है तथा वहां पर नियंत्रण करने की पद्धति या तकनीक क्या है, अर्थात रिपोर्ट मांगना, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, लेखा जांच करना, अवलोकन इत्यादि कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके आधार पर आसानी से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यदि कार्य प्रगति की रिपोर्ट मांगकर ही नियंत्रण किया जा सकता है तो इससे बहुत से अधीनस्थों पर नियंत्रण हो सकता है, लेकिन तकनीकी प्रकृति के कार्य में यदि प्रत्यक्ष अवलोकन करना है तो कम ही अधीनस्थों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार पद सोपान के स्तर भी नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यदि स्तरों की संख्या अधिक होगी तो नियंत्रण का क्षेत्र कम हो जाएगा। नियंत्रण अधिक होगा, साथ ही पर्यवेक्षकों अर्थात नियंत्रणकर्ताओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप संगठन का संस्थापन व्यय भी बढ़ जाएगा। स्तर अधिक करने से संचार को भी कई स्तरों से गुजरना पड़ेगा, अतः निर्णय प्रक्रिया भी जटिल हो जाएगी। दूसरी ओर संगठन में स्तरों की संख्या कम होगी तो नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा, लेकिन कार्य तेज गति से हो सकेगा। पर्यवेक्षकों की संख्या भी कम होगी तथा व्यय भी कम होगा। साथ ही अधिक अधिकार सौंपे जा सकेंगे। अधिक अधिकार मिलने से कार्मिक उत्तरदायित्व वहन करना सीखेंगे तथा मनोबल भी बढ़ेगा। इस प्रकार यद्यपि सभी विद्वान इस तथ्य से सहमत है कि नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा उसी मात्रा में निरीक्षण तथा संपर्क की सफलता बढ़ जाएगी, लेकिन सैकलर हडसन चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अत्यंत सीमित नियंत्रण के क्षेत्र में खतरे भी निहित हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रतिवेदनों के ब्यौरेवार निरीक्षण का परिणाम यह होगा कि अधीनस्थों को प्रेरित नहीं किया जा सकेगा अथवा उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। उर्वरिक की दृष्टि से नियंत्रण का छोटा होना या छोटा क्षेत्र होना सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देता है। नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित कई बाधाओं के उपरांत भी 4 बिंदुओं पर सभी विद्वानों की सहमति हुई है। पहला, व्यक्ति चाहे कितना ही योग्यतम क्यों न हो, नियंत्रण एवं निरीक्षण करने की शक्ति
एवं सामर्थ्य की भी एक सीमा होती है। अर्थात अधिक कुशल अधिकारी 10 के बजाय 15 अधीनस्थों का नियंत्रण कर सकता है, लेकिन 50 का नहीं। दूसरा है, व्यक्ति के पास जितने बड़े या गंभीर उत्तरदायित्व होते हैं, सक्रिय नियंत्रण का क्षेत्र उसी अनुपात में कम हो जाता है। तीसरा, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले अधीनस्थों के मामले में नियंत्रण का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। और चौथा, नियंत्रण प्रत्येक संगठन में नियंत्रण का क्षेत्र तथा इसकी विधियां एक समान नहीं होती। संचार क्रांति ने नियंत्रण के क्षेत्र को सहज और विस्तृत बनाया है। इस प्रकार हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि नियंत्रण का क्षेत्र संगठन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि निश्चित होना अनिवार्य है कि एक उच्च अधिकारी अपने कितने अधीनस्थों के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है, पर्यवेक्षित कर सकता है और उन्हें सफलतापूर्वक अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उनकी उदासीनता को समाप्त कर सकता है, संगठन के प्रति लगाव उत्पन्न कर सकता है, कार्य की स्वैच्छिक प्रेरणा को जागृत कर सकता है। ये सब कुछ निर्भर करता है उनके अधीन आने वाले नियंत्रण के क्षेत्र के आधार पर। अतः सारांशतः कह सकते हैं कि नियंत्रण का क्षेत्र यदि कार्य, संगठन, लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा तो संगठन को लक्ष्य प्राप्ति में सरलता होगी, सहजता होगी। क्यों? क्योंकि कार्यरत व्यक्तियों की कार्यकुशलता निरंतर बनी रहेगी और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होगी।